हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है डाइफ्रैक्शन ड्यू टू ए रेक्टेंगुलर स्लिट एंड उसको हमने फ्रेस्नेल थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन किया था। अब हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डाइफ्रैक्शन एट ए सर्कुलर अपर्चर। यहाँ पे अगेन मैं इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिस्कस करना चाहूंगी। इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक लाइट सोर्स है जिसकी वजह से हमें लैम्डा एक मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ की लाइट मिल रही है। एस यहाँ पे एक स्लिट है जिससे हमारी लाइट यहाँ पे पास हो रही है एंड लाइट पास होने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट हमारे यहाँ पे इस ए बी स्लिट से टकरा रहे हैं। तो ए बी स्लिट को जो हमारा वेव फ्रंट टच कर रहा है उसको हम एक्स वाई नाम दे रहे हैं यहाँ पे। एंड ए बी स्लिट जो हमने यहाँ पे यूज की है वो हमारी सर्कुलर स्लिट है, सर्कुलर अपर्चर अब हम यूज कर रहे हैं। तो इस सर्कुलर अपर्चर से लाइट पास होगी एंड वो फाइनली इस स्क्रीन पे फॉल होगी। और स्क्रीन आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हमने P से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस टाइप की जब एक सर्कुलर अपर्चर से हमें डाइफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा स्क्रीन पे, तो वो डाइफ्रैक्शन हमारा इस टाइप की सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में हो। तो यहाँ पे जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है वो पैटर्न, उसको हम क्या कह सकते हैं, P जो सेंट्रल पॉइंट है वो हमारा एक ब्राइट या डार्क रिंग की फॉर्म में होगा। देन P जो पॉइंट है सराउंडेड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स इन द इल्यूमिनेटेड रीजन। एंड इल्यूमिनेटेड रीजन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस EF पार्ट की। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। तो जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है उसमें इंटेंसिटी सडनली फॉल होके 0 हो जाएगी। तो जैसे ही ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन आएगा वहां पे आपको सडनली डार्क अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सर्कुलर अपर्चर की वजह से ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न है, अब इसको फ्रेस्नेल ने कैसे अपनी थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन किया, हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगेन हम लेके चलेंगे सबसे पहले हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है P, उस पॉइंट को। तो हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट P कि जो इस एक्सियल पॉइंट P पे इंटेंसिटी हमें मिल रही है वो इंटेंसिटी हमें कब किस कंडीशन में कैसे मिलेगी। तो उसके लिए हम अगेन यूज करेंगे फ्रेस्नेल की थ्योरी को। एंड फ्रेस्नेल की थ्योरी क्या कहती है कि जो वेव फ्रंट यहाँ पे स्लिट को टच करता है उस वेव फ्रंट को हाफ वेव जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो XY वेव फ्रंट है उसको अगर हम स्फेरिकल वेव फ्रंट मान के चले तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारा इस सर्कुलर अपर्चर को टच कर रहा है। अब जो स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पे जब सर्कुलर अपर्चर को टच करता है तो यहाँ पे हमने इस स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड किया। हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करने का सेम मेथड है जो फ्रेस्नेल ने सजेस्ट किया था अपनी हाफ पीरियड जोन थ्योरी में। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारा ये P पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जिसको कि हम स्क्रीन पे यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट को लेके चल रहे हैं, इस पॉइंट से अगर इस अपर्चर का डिस्टेंस हमारा स्मॉल b है देन हम b प्लस लैम्डा बाई 2 की रेडियस लेंगे। स्फेरिकल वेव फ्रंट पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। देन हम b प्लस लैम्डा बाई 2 की रेडियस लेंगे जिससे हम अगेन एक यहाँ पे सर्कुलर रिंग ड्रॉ कर देंगे। एंड फिर हम b प्लस 3 लैम्डा बाई 2 की रेडियस लेंगे एंड एक और सर्कुलर रिंग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। जो रिंग्स हमारी यहाँ पे बन रही हैं वो कॉन्सेंट्रिक हैं एंड O इनका ओरिजिन है। तो इस टाइप से इस स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स में डिवाइड कर दिया गया है। एंड जो ये रिंग्स यहाँ पे बनाई गई हैं ये इस टाइप से बनाई गई हैं कि एक रिंग है वो आपकी सेकेंड रिंग से पाई फेज डिफरेंस पे है या फिर लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस पे है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये इस सर्कुलर अपर्चर से पास हो रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसा होगा कि जो हमारी सर्कुलर अपर्चर का साइज होगा उसी के करस्पॉन्डिंग आपके जो हाफ पीरियड जोन्स हैं वो अलाउड होंगी कि वो पास थ्रू होके इस P पॉइंट पे पहुंचे। अब जब हम इस P पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हम देखेंगे कि आपकी अपर्चर के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाफ पीरियड जोन्स हैं वो पास हो रही हैं। तो या तो यहाँ पे इवन हाफ पीरियड जोन्स पास होंगी या फिर ओड हाफ पीरियड जोन्स पास होंगी। अगर हम कहते हैं कि इवन हाफ पीरियड जोन्स यहाँ से अलाउड हैं पास होने के लिए सर्कुलर अपर्चर से, इन दैट केस हमारे पास इस P पॉइंट पे मिनिमा बनेगा क्योंकि इवन हाफ पीरियड जोन्स का जो सम होगा वो फाइनली हमें P पे मिनिमा देगा। एंड अगर हमारी ओड हाफ पीरियड जोन्स इस सर्कुलर अपर्चर से पास हो पा रही है, अलाउड है इस सर्कुलर अपर्चर से पास होके P पॉइंट पे जाने के लिए, इन दैट केस हमें मैक्सिमम मिलेगा P पॉइंट पे।
तो इसका मतलब जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट हमारा है, इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है। वो डिपेंड करता है कि इस सर्कुलर अपर्चर से इवन या ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स आपकी पास हो रही हैं। अब हमने देख लिया कि P पॉइंट हमें पता चल गया कि या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, एंड किस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें मैक्सिमा मिल रहा है एंड किस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें मिनिमा मिल रहा है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न दिखा रखा है उसमें आपका जो P पॉइंट है ये मैक्सिमा है। ये आपको एक ब्राइट स्पॉट दिख रहा है और वो ब्राइट स्पॉट है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं इसको मैक्सिमा कहती हूँ तो यहाँ पे ये मैक्सिमा तब बनेगा जब मेरी ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स हैं वो एकोमोडेट हो इस सर्कुलर अपर्चर में, ताकि उन सब से एम्पलीट्यूड P पॉइंट तक पहुंचे। मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि मेरी जो ये 3 हाफ पीरियड जोन्स हैं, ये 3 हाफ पीरियड जोन्स अलाउड हैं इस अपर्चर से पास होके P पॉइंट पे पहुंचने में। तो जो फर्स्ट 3 हाफ पीरियड जोन्स मैंने यहाँ पे अलाउ की, उसकी वजह से एम्पलीट्यूड P पॉइंट पे पहुंचा एंड मुझे यहाँ पे मैक्सिमा मिला। तो अब ये एम्पलीट्यूड P पॉइंट पे मेरे पास कितना पहुंचा, हम डिस्कस कर रहे थे P पॉइंट पे इंटेंसिटी, एंड ये P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है उसकी हम बात कर रहे थे जब हमने बात की थी कि हमारे पास 3 हाफ पीरियड जोन्स हैं जो कि इस अपर्चर से अलाउ हो रही हैं, इस अपर्चर में अकोमोडेट हो रही हैं और इनकी वजह से एम्पलीट्यूड आपका P पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो उस केस में जो P पॉइंट पे टोटल एम्पलीट्यूड हमारे पास पहुंचा वो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस A3। एंड जब मैं A2 को A1 एंड A3 की फॉर्म में लिखूंगी तो इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास P पॉइंट पे एम्पलीट्यूड आएगा A इक्वल्स टू A1 प्लस A3 डिवाइड बाई 2। तो ये एम्पलीट्यूड मेरे पास इस P पॉइंट पे आया जो कि मेरा ये सेंट्रल पॉइंट है और यहाँ पे मेरे पास एक ब्राइट स्पॉट बन रहा है। अब नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ नॉन एक्सियल पॉइंट्स की, कि जब हम यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट से अवे जाते जाएंगे उस केस में हमारे जो रिंग्स बनेंगी उन रिंग्स की इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी। तो इनिशियली मैंने कोई एक P प्राइम पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब इस P प्राइम पॉइंट को जब मैं इस S पॉइंट पे ज्वाइन करूंगी तो वो पॉइंट मेरा इस वेव फ्रंट को यहाँ पे किसी O प्राइम पॉइंट पे कट करेगा। तो मैंने P प्राइम पॉइंट स्क्रीन पे माना, तो उस केस में मेरा O प्राइम पॉइंट है वो जोन का सेंटर हो गया एंड इसको हम पोल भी कह सकते हैं। देन जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मेरा इस P पॉइंट पे आएगा वो कितना आएगा, जब हम P पॉइंट को कंसीडर किया था उस केस में हमारे पास इस अपर्चर के बीच में 3 हाफ पीरियड जोन्स बन रही थी और वो हम कह सकते हैं कि इस टाइप से थी कि आपकी ये जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है इसका जो सेंटर है ये O पॉइंट है, देन यहाँ पे सेकेंड हाफ पीरियड जोन है एंड उसके बाद हमारी यहाँ पे थर्ड हाफ पीरियड जोन है। तो 3 कंप्लीट हाफ पीरियड जोन्स हमारी इस AB अपर्चर में एकोमोडेट हो रही थी और वो इस P पॉइंट पे हमें ये एम्पलीट्यूड दे रही थी। अब जैसे ही हमने P प्राइम पॉइंट माना, P प्राइम पॉइंट मानते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने P प्राइम को S से ज्वाइन किया तो अब मेरा सेंटर बन गया है O प्राइम। अब जो मेरी एक्सपोज्ड अपर्चर है AB, इस अपर्चर में मेरा O प्राइम जो पोर्शन है वो स्मॉल है एंड O प्राइम B पोर्शन है वो लार्ज है। इसका मतलब जो मेरी यहाँ पे हाफ पीरियड जोन्स हो रही थी वो कुछ शिफ्ट हो जाएंगी और वो इस टाइप से शिफ्ट हो जाएंगी कि हम ये P प्राइम कंडीशन ऐसी मान लेते हैं कि आपकी अब जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है वो कंप्लीट यहाँ पे एक्सपोज हो रही है। इसी टाइप से सेकंड हाफ पीरियड जोन है, जैसे ये मैंने माना फर्स्ट हाफ पीरियड जोन मेरी कंप्लीट बन रही है, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड हाफ पीरियड जोन है वो भी मेरी कंप्लीट यहाँ पे एक्सपोज हो रही है इस P प्राइम पॉइंट के रिस्पेक्ट में। लेकिन उसके बाद जो थर्ड हाफ पीरियड जोन थी उसका अपर पोर्शन मेरा इस अपर्चर के यहाँ पे ब्लॉकेज जो रीजन है वहां पे चला गया है। तो ये जो अपर पोर्शन है ये ब्लॉक हो गया है, बट इस थर्ड हाफ पीरियड जोन का जो लोअर पोर्शन है वो मेरा विजिबल रहेगा क्योंकि वो मेरा अभी तक अलाउड अपर्चर के बीच में है। एंड उसके बाद जो फोर्थ हाफ पीरियड जोन है उसका भी कुछ पार्ट मेरा इस एक्सपोज्ड अपर्चर के पास यहाँ पे आएगा। तो मेरी जो हाफ पीरियड जोन है वो इस टाइप से शिफ्ट हो गई जब मैंने P पॉइंट कंसीडर किया। तो इस इमेज में आप इन हाफ पीरियड जोन्स को क्लियरली देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा कंसीडर करें अपने केस को, तो इन दैट केस जो P प्राइम पॉइंट पे मेरा एम्पलीट्यूड होगा जिसको कि मैं A प्राइम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो क्या हो जाएगा, दैट इज A1 फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से कंप्लीट एम्पलीट्यूड एंड सेकंड हाफ पीरियड जोन की वजह से भी कंप्लीट एम्पलीट्यूड, सो A1 माइनस A2। बट उसके बाद A3 एंड A4 हाफ पीरियड जोन्स हैं, ये आपका हाफ हाफ एम्पलीट्यूड कंट्रीब्यूट कर रही हैं, सो प्लस A3/2 माइनस A4/2 एंड इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा हाफ ऑफ A1 माइनस A4।
ये जो एम्पलीट्यूड है ये मेरा A1 से कम है एंड यहाँ पे मेरे पास ये जो बन रहा है ये मिनिमा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो P प्राइम की इंटेंसिटी है वो मेरी लेस होगी P की इंटेंसिटी से, क्योंकि जो मेरा P प्राइम पॉइंट है उस पे जो एम्पलीट्यूड रीच कर रहा है वो लेस है मेरे P पॉइंट के एम्पलीट्यूड से, तो इंटेंसिटी मेरी यहाँ पे रिड्यूस होती चली जाएगी। अब हमने क्या किया, इस पोर्शन में यहाँ पे फर्दर हमने डिस्टेंस इंक्रीज किया और हमने कोई एक P डबल प्राइम पॉइंट कंसीडर कर लिया। जब इस P डबल प्राइम पॉइंट को हम इस S के साथ ज्वाइन करेंगे, स्लिट के पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, तो उस केस में हमारा O डबल प्राइम यहाँ पे ओरिजिन या पोल बन रहा है। एंड इन दैट केस अगर हम अपनी हाफ पीरियड जोन को मान के चले तो हम यहाँ पे कहते हैं कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन ही हमारी कंप्लीट कंट्रीब्यूट कर रही है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये हाफ पीरियड जोन्स हमारी है जो हाफ हाफ कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इस टाइप की हमारी इमेज अगर बन रही है हाफ पीरियड जोन्स की इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, देन जो P डबल प्राइम पॉइंट पे हमारा एम्पलीट्यूड होगा इन सभी हाफ पीरियड जोन्स की वजह से वो क्या हो जाएगा A डबल प्राइम, एंड इसको हम लिख सकते हैं A1, क्योंकि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन मेरी कंप्लीट है तो मैंने यहाँ पे इसको A1 लिखा। एंड बाकी हाफ पीरियड जोन्स मेरी हाफ हाफ कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो मैंने यहाँ से लिख दिया नेगेटिव ऑफ हाफ ऑफ A2। यहाँ पे फिर A3 प्लस का था लेकिन बाहर साइन मेरा नेगेटिव है, इस वजह से -A3 प्लस A4 माइनस A5। एंड ये जो एम्पलीट्यूड होगा ये एम्पलीट्यूड मेरा जो A प्राइम पे एम्पलीट्यूड है उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से मैक्सिमा बना मेरा। एंड इंटेंसिटी, ये एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा है, तो P डबल प्राइम पे मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। इट मीन्स आपका जो P पॉइंट है उस P पॉइंट पे मेरे पास मैक्सिमा बना इनिशियली, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमा बना, ये कोई P प्राइम पॉइंट था, एंड उसके बाद P डबल प्राइम पॉइंट था उस पर फिर से मेरे पास एक मैक्सिमा बना। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मूव करते जा रहे हैं तो मुझे मैक्सिमा मिनिमा इस टाइप की ऑल्टरनेटिव रिंग्स यहाँ पे मिलती जा रही हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक रिंग है एंड P पॉइंट इन सभी रिंग्स का मेरा सेंटर है। तो इस टाइप से मैं देख सकती हूँ कि जब मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर अपर्चर यूज की तो सर्कुलर अपर्चर के केस में जो मेरा ये EF रीजन है, इस EF रीजन के बीच में मेरे पास यहाँ पे रिंग्स बन रही हैं एंड वो रिंग्स हैं वो मेरी इस टाइप से है कि मेरा सेंटर है वो या तो ब्राइट होगा या डार्क होगा, एंड उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा की मुझे यहाँ पे रिंग्स बनती चली जाएंगी। नेक्स्ट एक केस हम लेके चलें कि आपकी जो यहाँ पे सर्कुलर अपर्चर यूज कर रहे हैं उस सर्कुलर अपर्चर का साइज काफी लार्ज हो। तो अगर मैं एक लार्ज सर्कुलर अपर्चर यूज करती हूँ तो डायफ्रैक्शन मुझे एजिस के नियर बाय ही ऑब्जर्व होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सर्कुलर अपर्चर मेरी लार्ज हो जाएगी उस केस में डार्क एंड ब्राइट रिंग्स जो मेरी विजिबल होंगी वो नियर द एज ऑफ अपर्चर ही होंगी, एंड जो सेंटर का मेरा पार्ट होगा यहाँ पे जो मेरा सेंटर का पार्ट होगा इस सेंटर का पार्ट मेरा ऑलमोस्ट मुझे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन यहाँ पे मिलेगा। एंड उसके बाद जो मेरी रिंग्स बनेंगी वो रिंग्स मेरी यहाँ पे इन एजिस के पास ही मुझे ऑब्टेन होंगी। एंड नेक्स्ट अगर आप ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन की बात करो तो इस केस में भी जब लार्ज अपर्चर होगी उस केस में भी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन होगा, वहां पे इंटेंसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल होती चली जाएगी until darkness is reached a short distance from the boundary। तो इस टाइप से हमने देखा कि जब हम एक सर्कुलर अपर्चर यूज करेंगे तो उस केस में हमें रिंग टाइप का डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, एंड जो ये रिंग टाइप का डायफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है इसमें सेंट्रल पॉइंट ब्राइट होगा डार्क होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने हाफ पीरियड जोन्स ये अपर्चर है वो एक्मोडेट करती है। एंड अपर्चर का साइज अगर हम लार्ज ले लेते हैं तो उस केस में आपका जो सेंट्रल पोर्शन है वो हमें एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलता चला जाएगा, बट जो रिंग्स हैं या फिर जो डायफ्रैक्शन बैंड्स हम यहाँ पे कह रहे हैं रिंग की फॉर्म में वो हमें इन एजेस के नियर बाय ही मिलेंगे। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ डायफ्रैक्शन फ्रॉम ए सर्कुलर अपर्चर। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। Thank you.